नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करने वाले हैं रुपए की, हमारी करेंसी की, देश की आर्थिक सेहत की। रुपए की सेहत और देश की आर्थिक सेहत को भी जोड़कर देखा गया है पिछले कुछ सालों में। हम बात करेंगे महंगाई की भी, विकास दर पर क्या असरात पड़ते दिख रहे हैं मौजूदा हालात के, और उसके चलते रोजगार सृजन कितना मजबूत होगा या और कमजोर होता दिखेगा। लेकिन चर्चा शुरू करूं उससे पहले सुनिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 दिन पहले क्या कहा था। उसके बाद वो सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हुई। पहले बयान सुनिए। First of all, I would look at it as not rupee sliding, and look at it as dollar strengthening. Dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against a strengthening dollar. तो देश की वित्त मंत्री कह रही हैं कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, ये दरअसल डॉलर मजबूत होता जा रहा है। इस पर बहुत से व्यंग तंज कसे गए वित्त मंत्री पर कि नहीं नहीं जी, मैच हुआ क्रिकेट का भारत पाकिस्तान का, भारत हारा नहीं, वो पाकिस्तान जीत गया, या मेरे नंबर कम नहीं आए, उसके नंबर ज्यादा आ गए। पर जो रुपए की बात कर रही थी निर्मला सीतारमण, अपने इतिहास के सबसे कमजोर स्तर पर रुपया पहुंच गया है। मैं आज बृहस्पतिवार गुरुवार की बात कर रहा हूं। 83 रुपए 21 पैसे तक रुपया $1 के मुकाबले लुढ़क गया। पिछले 1 साल में 12% कमजोर हो गया है रुपया। अक्टूबर 2021 में रुपया $1 के मुकाबले 75 के स्तर पर था, आज 83.25 है। अब निर्मला सीतारमण जो कह रही है, एक नजरिए से देखें तो वो बात ठीक है कि जी डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया दरअसल कमजोर नहीं हुआ है। बाकी अगर आप मुद्राओं को, करेंसीज को देखें, पाउंड स्टर्लिंग है, युआन है, दिरहम है, और करेंसीज को देखेंगे वो ज्यादा कमजोर हुई है। पर क्या पूर्ण सत्य बताया वित्त मंत्री ने, या अर्ध सत्य के जरिए रुपए की जो सेहत है उस पर कुछ नकाब डालने की, उसे एक नकाब उड़ाने की कोशिश की? क्योंकि क्या हम इस बात को इनकार कर सकते हैं कि हां ठीक है, भले ही डॉलर मजबूत हो रहा है, डॉलर निकल रहे हैं, अब ब्याज दरें इतनी बढ़ा दी अमेरिका में महंगाई को काबू पाने के लिए कि वहीं पर अपना डॉलर रखकर कारोबारी उद्योगपति महसूस कर रहे हैं और जगह से डॉलर को निकाल रहे हैं। पर रुपया अगर 83.25 पर चला जाएगा, और हमारे देश में अभी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, आयात और निर्यात, उसके बीच का जो फर्क होता है जिसे हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें, इंपोर्ट कम करें तो बल्ले बल्ले, तो लेनदारी ज्यादा है, देनदारी कम है। पर हमारे देश में हम आयात ज्यादा करते हैं, सबसे ज्यादा तो तेल, 84 से 86% जो कच्चा तेल है जिससे हम पेट्रोल डीजल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो हम बाहर से मंगाते हैं। तेल का खेल हमने देखा है और तेल की मार भी हमने झेली है। 120 रुपए पेट्रोल, 100 रुपए डीजल, वो युग भी हमने देखा है। पर आने वाले दिनों में यहां कोई राहत नहीं दिख रही है और तेल के चलते महंगाई दर बढ़ती है, यह हर कोई जानता है। उसके अलावा खाद हो, दवाइयां हो, एपीआई जो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, कच्चा माल, आसान शब्दों में कहूं
ये सब हम आयात करते हैं, उसके लिए पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, रुपया कमजोर हो रहा है। ये बिल्कुल आसान भाषा में अर्थव्यवस्था में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमारे ऊपर इस आयात का बिल पे करने के लिए, इसका भुगतान करने के लिए दबाव लगातार बढ़ता चला जाएगा और वो बढ़ रहा है। इस साल ऑन एन एवरेज प्रति माह जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि कितने ज्यादा हम आयात कर रहे हैं निर्यात करने के बजाय, वो है 1,85,000 करोड़ हर महीने। और यह दबाव बनता है अर्थव्यवस्था पर। और जब कच्चा माल महंगा लेंगे तो उसे फिनिश प्रोडक्ट के तौर पर जब आपको या मुझको हमारे सामने रखा जाएगा, उसे हम खरीदेंगे तो वो महंगा होगा। ये बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं। इसके साथ साथ एक और अजब खेल होता है, जहां निर्मला सीतारमण थोड़ा ठीक है, कि दरअसल डॉलर मजबूत हो रहा है। तो डॉलर जो मजबूत हो रहा है, एक सिंपल सी बात है कि आप निर्यात के जो निर्यात करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, मैं कुछ माल भेज रहा हूं, पहले 75 रुपए का डॉलर था, 1 करोड़ का माल भेजा डॉलर्स में तो 75 करोड़ मिलते, अब मिल जाएंगे 83.25 करोड़, पर वो भी नहीं मिलेंगे एक्सपोर्टर्स को, क्योंकि दरअसल डॉलर मजबूत हो रहा है। और डॉलर मजबूत होने के चलते जो निवेश हो रहा था भारत में, वो लगातार कम होगा। और आरबीआई ने भी बहुतेरी कोशिश की, जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, जो विदेशी मुद्रा है, उसमें 100 अरब डॉलर, 100 बिलियन डॉलर्स हमने बेचे भी। भाई डॉलर बेचोगे तो रुपया मजबूत होगा। तो वो भी धीरे धीरे थोड़ा नीचे आ रहे हैं और अब हालत ये हो गई है, हम और डॉलर कितने बेचें, या थोड़ा थमना पड़ेगा। थमेंगे तो क्या रुपया और कमजोर होगा। बार्कलेज, सिटी बैंक, अलग अलग जो बैंक्स हैं वो आकलन कर रहे हैं कि दिसंबर तक 85 रुपए तक भी पहुंच जाएगा, $1 85 रुपए का हो जाएगा। और इसके चलते तमाम जो एजेंसीज हैं, रेटिंग एजेंसीज, अब वो देश की विकास दर का जो आकलन है वो लगातार नीचे की तरफ करते जा रहे हैं। आरबीआई ने भी किया है, ये जानकारी मैंने आपको पहले दी थी। आरबीआई ने भी 6.2% के बजाय अब 6% का आकलन किया है। एडीबी 7.25% से 7% ले आए। सिटी ग्रुप 8% का आकलन था, 6.25%। एसबीआई 7.5% का आकलन था, 6.8% पर ले आए। तो अगर अर्थव्यवस्था की विकास दर धीमी होती दिखेगी, वो मार पड़ती दिखेगी, तो रोजगार कैसे सृजित होंगे। 8.25% पर बेरोजगारी की दर चल रही है। जो 14 से 25 साल की आयु वर्ग में हमारा जो यंग, जो युवा तबका है, उसमें रोजगार के अवसर आधे हो गए हैं, आधे से भी कम हो गए हैं। तो ये जो एक विशियस सर्कल बनता जा रहा है, जो ये घल्लू घारा है, इससे हम निकलेंगे कैसे। सरकार कहती है अभी भी हमारे अंदर एक इनहेरेंट ताकत है, विदेशी एजेंसियां भी ये मानती हैं, पर दूसरे के दुख में सुख खोजने के बजाय जो हमारी परेशानी है उससे हम कैसे निकलेंगे, या ये महंगाई की मार हमें सीलती रहेगी। विकास दर कम होगी तो बेरोजगारी और बढ़ेगी। और क्या ये कहकर हम काम चला सकते हैं कि दुनिया भर में ऐसा हो रहा है। अभी कुछ ही देर पहले खबर आई, आर्थिक संकट ऐसा हो रहा है कि इंग्लैंड में लिज ट्रस 6 सितंबर को वो प्रधानमंत्री बनी थी, 6 हफ्ते के भीतर इस्तीफा दे दिया कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पाई। रेट कट्स भी किए, बहुत कोशिशें की, पर अर्थव्यवस्था पर जो दबाव था वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हथियार डाल दिए लिज ट्रस ने।
लेकिन भारत हथियार डालने वालों में से नहीं है, तो हम राह क्या निकालेंगे? इस पर भी गंभीर चर्चा की जरूरत है। इनफैक्ट यही प्राथमिक मुद्दा होना चाहिए आने वाले कुछ हफ्तों, कुछ महीनों के लिए, सरकार के लिए। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, रुपया 83 पार और बढ़ेगी महंगाई की मार, और विकास दर गिरी तो कैसे मिलेगा रोजगार? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के युवा चेहरा हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पत्रकार रह चुके हैं गुरदीप सप्पल, जेडीयू जो कुछ महीनों पहले तक बीजेपी की अहम घटक थी, एनडीए का एक बड़ा हिस्सा थी, अब अलग हो गए हैं। उनके नेशनल सेक्रेटरी अर्थव्यवस्था को ट्रैक करते हैं राजीव रंजन। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ और देश के जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार, और साथ ही साथ शरद कोहली भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो रुपया कमजोर नहीं हो रहा, ये तो कह दिया निर्मला सीतारमन ने, पर 83.25 पहुंच गया तुहिन सिन्हा। रुपया कहां जाकर रुकेगा? नमस्ते संदीप जी। जब आप जैसे धुरंधर गेंदबाज के सामने पारी की शुरुआत करनी पड़ती है तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, लेकिन साथ में एक जिम्मेदारी का आभास भी है। और उस जिम्मेदारी के आभास के तहत एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे ओपनिंग रिमार्क्स में, 2 मिनट के ओपनिंग रिमार्क्स में आप प्लीज हस्तक्षेप मत करिए। देखिए, पिछले शो में भी मैंने आपके शो में कहा था कि आज जो कनेक्टेड वर्ल्ड इकोनॉमी है उसमें हम अपने आप को पूरी तरह महफूज नहीं रख सकते, लेकिन जो हमारे देखने का नजरिया है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 2013 में जब हमारी करेंसी टूटी थी, रुपया जो है वो 25% डिप्रिशिएट हुआ था, वीकेस्ट करेंसी माना जा रहा था। आज जब बड़े बड़े करेंसी जो हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर लगभग 14.4% टूटा है, यूरो 14.5% टूटा है, तो इंडिया की जो करेंसी है वो 10% से कम टूटी। अब देखिए, इसके पीछे कारण क्या है? ये जो 21 जो यूएस डॉलर का इंडेक्स है वो 21% ऊंचा है, अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है। उसका कारण क्या है? एक तो कन्वेंशनली जो है सारे यूएस डॉलर वाज कंसिडर्ड टू बी द रिजर्व करेंसी, तो हमेशा से उसकी अहमियत ज्यादा थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस प्रकार से फेड ने रेट इंक्रीज किया है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया था वो भी अफरा तफरी में विड्रॉ करते हैं। लेकिन इंडिया का मार्केट या इंडिया का रुपया क्यों नहीं टूट रहा है? बिकॉज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आज इतनी बड़ी संख्या में सामने आए हैं कि वो काफी हद तक उसकी भरपाई कर रहे हैं। क्यों भरपाई कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज रही हैं सबसे स्टेबल रही है पिछले 8 साल में, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई चिंता की आवश्यकता है। लेकिन जब आप ओपनिंग कमेंट्री दे रहे थे तो आप 1-2 बहुत अहम पॉइंट्स आपको बताना भूल गए थे कि एक बहुत बड़ा मूव हमारी सरकार ने पिछले महीने किया, जब फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी बदलकर इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट को रुपीस में अनुमति दी। इससे न केवल हमें रशिया, जो कि तमाम प्रतिबंधों के कारण अपने डॉलर में, अपनी करेंसी में नहीं ट्रेड कर पा रहा है, रशिया के ट्रेड से तो लाभ होगा ही, साथ में श्रीलंका तथा अन्य कुछ ऐसे देश हैं वहां के ट्रेड से भी लाभ होगा। तो ये एक तरीका है जिससे इंडियन रुपीस को हम सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया कि जब वक्त आएगा, जरूरत पड़ेगी, और ऐसे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे जिससे कि दोनों डीआईआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स प्लस जो रिटेल इन्वेस्टर्स में जो एक भव्य उछाल हुआ है पिछले कुछ सालों में, वो इंक्रीज होगा। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूं कि अगर बड़े बड़े इकोनॉमीज लगभग 15 से ऊपर % टूट चुके हैं, आज येन जो है जापान का अपने 30 साल के सबसे निचले स्तर पे है, तो कहीं ना कहीं दूसरों के, मैंने आपको 2 मिनट से ज्यादा का वक्त दिया तो है, दूसरों की करेंसी से मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे अपने देश, अपनी करेंसी और यहाँ की माली हालत, आर्थिक सेहत से मुझे लेना देना है। आप वो आंकड़े बताते रहेंगे, 12% टूट गया है हमारा रुपया 1 साल में, तो 12, किसी के 14 जी, 15 जी, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं। और आर्थिक सेहत से तो आप जोड़कर देखते थे, 2014 में 61-62 रुपए था $1, आज वो 83.25 है। क्या इस बात को आप डिनाई कर सकते हैं? जब आप माल मंगाते हैं बाहर से, आपने कहा कि जी तेल, हम रुपए में तेल ले लेंगे,
रूस से हम कितना तेल लेते हैं? 86% के करीब जो कच्चा तेल हम बाहर से आयात करते हैं, रूस का पुट कितना है? 2%, 4%। बाकी हमें डॉलर में देना पड़ेगा, तो वो 83.25 के हिसाब से होगा। गलत कह रहा हूं तो प्लीज बताइए। एक नियोजित प्लान के तहत जब हम इलेक्ट्रो मोबिलिटी कहते हैं, तो आज जो है फ्यूल कंजम्पशन, जो क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है वो देश में आज के आज बिल्कुल वो 10% नहीं होगा या बिल्कुल कम नहीं होगा। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप 2030 तक देखेंगे एक नियोजित तरीके से निरंतर जो है क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम होता जा रहा है। सब कुछ फ्यूचरिस्टिक क्यों हो जाता है? वर्तमान में आप ही ने देश की सेहत रुपए की सेहत से जोड़ी, तो रुपए की सेहत तो खराब हो रही है। रुपए की, मैं वही कह रहा हूं, ये तो आप जब पूरे विश्व में पैंडेमिक था तो उसके बाद भारत में कोविड आया ही नहीं आया, लेकिन सबसे बेहतर परफॉर्मेंस जो था वहां भी भारत का ही था। तो आप पूरी तरह से अपने आप को महफूज या सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। लेकिन आज आप तमाम डेटा देखिए ना, अगर यूएस का मार्केट 10% टूटता है तो इंडिया का मार्केट 2 या 3% टूटता है। इंडिया की मार्केट्स की जो रेजिलियंस है, इंडिया की जो करेंसी की रेजिलियंस है, वो कहीं अधिक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से चीजें मैं गिनवाऊं। रेजिलियंस ये बड़ा ऐसा शब्द होता है कि आधे मेरे दर्शकों को इसका मतलब समझ नहीं आएगा, और ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। 3 आंकड़े आपके सामने पेश कर रहा हूं। 9 महीने से महंगाई दर 6% की लक्ष्मण रेखा को पार कर रही है कि नहीं, और 7.4% पर है, तो पिछले 5 महीने के सबसे उछले स्तर पर। औद्योगिक विकास दर वो 2.5 के आंकड़े से भी नीचे आ गई है, और ये 18 महीने के सबसे निचले स्तर पर है। और खाने पीने की चीजें, जहां आम आदमी आ जाता है पिक्चर में, और मैं आम आदमी से जुड़ा शो करता हूं, 22 महीने के रिकॉर्ड स्तर पर है कि नहीं खाने पीने की चीजों के दाम? संदीप जी, मैं आपको बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूं कि जिस प्रकार मतलब आपके 50 वर्ष के आयु में निरंतर हर वक्त कोलेस्ट्रॉल लेवल सेम नहीं होगा, हम ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन लेवल सेम रहेगा? 2014 से 2019 के बीच एक रिकॉर्ड पीरियड था जब कभी भी इन्फ्लेशन 5% से ऊपर नहीं हुआ था। उस समय आपने, मुझे नहीं याद आता है कि कोई ऐसा डिबेट हुआ जब सरकार की सराहना की गई। आज जब पूरे विश्व की हालत खराब है, तब भी हमारी इन्फ्लेशन दर जो है रिटेल इन्फ्लेशन दर 7.4% आ रही है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये चीजें जो हैं वो ऑटोमेटिक मैकेनाइज नहीं हो सकती। एक जो इन्फ्लुएंस है, एक प्रभाव है वैश्विक। महंगाई और नहीं बढ़ेगी आने वाले दिनों में? कच्चा माल, बाहर से सामान जो हम मंगवा रहे हैं, जितना भी इंपोर्ट कर रहे हैं, वो बिल बढ़ेगा। 1,85,000 करोड़ प्रति माह हमारा ट्रेड डेफिसिट बना हुआ है। गलत कह रहा हूं तो बताइएगा। देखिए, रियल टाइम में फाइनेंस मिनिस्ट्री इसका जो है आकलन कर रही है। जरूरत पड़ेगी तो आज से 6 महीने पहले तो हमने कल्पना नहीं की थी कि रशिया से जो है इंपोर्ट बढ़ाई जाएगी। तो आगे क्या होगा, क्या ऑल्टरनेटिव्स होगा, वो मैं आपको कैसे बता सकूं जब जो इकोनॉमिस्ट हैं वो रियल टाइम इसका जो है आकलन कर रहे हैं। और उसके चलते ब्याज दरें, जो रिपो रेट है 1.9% तो बढ़ चुकी है पिछले 5 महीनों में। अब दिसंबर में फिर से और बढ़ानी पड़ेगी, बाहर तो वो बढ़ा रहे हैं। तो हम महंगाई की भी मार झेलेंगे और बढ़ती ब्याज दरों की भी, उसकी मार पड़ने लगी है। अभी मैं देख रहा था एसबीआई वो 2.7% ब्याज दर, सबसे बड़ा सरकारी बैंक, बचत खाते में हमें दे रहा है 2.7% की ब्याज दर। और अगर आप होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, कोई लोन लेने जाएं, 8, 8.5, 9% से कम कहीं मिल रहा है क्या? बताइएगा गलत कह रहा हूं तो। नहीं, आपके आंकड़े कभी गलत हो ही नहीं सकते। मैं ये कह रहा हूं, सिर्फ नजरिए की बात कर रहा हूं कि ये इन विषयों पर एक रिजिड स्टैंड ना तो मैं ले सकता हूं, ना आम आदमी को राहत कहां मिल रही है? अरे भाई, अगर रिपो रेट बढ़ा दिया, अगर आप मुझसे लोन के नाम पर ज्यादा ब्याज ले रहे हैं तो मेरे बचत खाते में तो ज्यादा ब्याज दे दो। उसको भी 5 बेसिस पॉइंट घटा दिया एसबीआई ने 2 दिन पहले। देखिए, रियल टाइम में जब एक मैच खेला जा रहा होता है ना, तो उसमें बहुत सारे निर्णय जो हैं वो रियल टाइम में लिए जाते हैं। मान लीजिए, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि अगले साल बजट में जो है क्या रिलीफ होगा, लेकिन अगर वो तरीका बचता है कि आपको टैक्स में कुछ रिलीफ देना अनिवार्य होगा, तो ये सरकार बहुत फ्लेक्सिबल है। रियल टाइम मैच का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने शुरू में भी वो कहा था। ये मैच जब पूरा होगा या ना होगा, फिर आप आराम से मैच के बाद कह दीजिएगा कि हम नहीं हारे, वो जीत गए।
नहीं, हम जीत रहे हैं। ये तो अच्छा। आईएमएफ भी स्वीकार कर रहा है कि सारे बड़े इकोनॉमीज में हमारी जो दर है, जो फोरकास्टेड दर है, वो सबसे ऊंची है। ठीक है, रियल टाइम मैच चल रहा है गुरदीप सप्पल, और ये मैच हम जीत रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं तो इनसे ना आप खामखा का बतंगड़ बना रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। आपके नए अध्यक्ष बने, पहला धर्मनिरपेक्षता की बात की, दूसरा सीधा रुपए पर आ गए मल्लिकार्जुन खड़गे। संदीप जी, मुझे लगता है कि तुहिन सिन्हा जी जो हैं वो केवल निर्मला सीतारमण जी के बयान और सरकार के बयान सुन रहे हैं, अपने रिजर्व बैंक के नहीं देख रहे हैं रिपोर्ट क्या कह रही है। अभी आपने एक सवाल पूछा, महंगाई कब तक झेलनी पड़ेगी। रिसेंटली जो एमपीसी की कमेटी है, आरबीआई की कमेटी है, उसने बोला कि ये जो इन्फ्लेशन है इसमें राहत जून 2024 तक मिलने की 50% संभावना है। यानी कि चुनाव के बाद तक का समय आप ये मान लीजिए कि महंगाई से राहत मिलने के आसार कम हैं। अब महंगाई से की वजह से, इन्फ्लेशन से बचने के लिए आप रेट बढ़ाएंगे बैंक का रेट बढ़ाएंगे तो डॉलर का रेट और बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे रेट बढ़ता है डॉलर विड्रॉ होता है। इसकी जिम्मेदारी वो लेंगे नहीं। वो ये भी नहीं लेंगे जिम्मेदारी कि एक वजह जो आपने भी गिनाई, इंपोर्ट बिल, पिछले साल जो घाटा था वो $76 बिलियन था, 12 महीने में बढ़कर 150 बिलियन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम निर्यात कम कर रहे हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 150 भी नहीं गुरदीप, मैं थोड़ा आपको करेक्ट करना चाहूंगा। पिछले महीने का इंपोर्ट बिल जो ट्रेड डेफिसिट है वो $25 बिलियन पर आ गया एक महीने का, और इसी हिसाब से चलते रहे तो ये 150 नहीं, उससे कहीं ऊपर जाने वाला है। 250 पौने 300 का आकलन है। मैं 12 महीने का डेटा अभी ले रहा था जो वास्तविक फिगर है। और वो क्यों है? क्योंकि जो ढोल बजाया था मेक इन इंडिया का, मैन्युफैक्चरिंग का, वो पूरा कोलैप्स हो गया। मैन्युफैक्चरिंग भारत में जीडीपी के 17% पे थी जब ये लोग आए थे, 16.5-17%। आज वो 13.5 से 14% पे अटक गई है। जब आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे तो आप एक्सपोर्ट कैसे करोगे? और आप इंपोर्ट करते जाएंगे तो डॉलर की जरूरत तो पड़ेगी मार्केट में, डॉलर का रेट बढ़ेगा। अंतरराष्ट्रीय फैक्टर तो अलग बात है। अब चाइना के साथ जो इनका ट्रेड है, बहुत चाइना के ऐप बैन करते हैं, कहते हैं बिजली की लड़ियां वहां से मत खरीदो, वहां के पटाखे मत खरीदो। लेकिन सच है 8 साल के बाद चाइना से इस साल हमारा निर्यात जो है $25 बिलियन है, और उनसे हमने $100 बिलियन का ट्रेड किया है। $100 बिलियन 25 बिलियन के मुकाबले। तो ये सब भी तो हमारी करेंसी को कमजोर कर रहा है। मोटी बात यह है 83 सवा 83 पर रुपया होगा जो माल हम मंगा रहे हैं, हमारे को ज्यादा पैसे देने होंगे तो महंगाई कैसे कम होगी? अगर कच्चा माल महंगा हो रहा है तो जो फिनिश प्रोडक्ट हम खरीदेंगे वो तो महंगाई खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल, आरबीआई ने तो बोला है, आरबीआई ने तो हाथ खड़े किए कि 24 के फर्स्ट क्वार्टर तक 50% चांसेस है महंगाई कंट्रोल होने के। लेकिन ये अपनी आरबीआई से बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे यहां तो आपने भी बताया कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $642 बिलियन पहुंच गया था 12 महीने पहले। अब उसमें 100 बिलियन खर्च भी कर दिए, लेकिन वो इस तरह से किया बिना प्लानिंग के। जैसे रोज आग लगती है, रोज कुआं खुद नहीं, बिना प्लानिंग, आंट यू बीइंग टू हार्श ऑन आरबीआई? बिना प्लानिंग होता तो रुपया बाकी करेंसीज के मुकाबले, जितनी कमजोर वो डॉलर के मुकाबले हुई है, रुपया उतना नहीं हुआ। लेकिन जैसे जापान ने लिज ट्रस को तो इस्तीफा देना पड़ गया है वहां पर। वो टैक्स काटे, जिन चीजों की आप बात करते हैं कि सरकार को करना चाहिए, उसके लिए 6 हफ्ते के भीतर इस्तीफा देना पड़ गया। देखिए, अरुण जी भी यहाँ पे हैं और बाकी अर्थशास्त्री भी हम बताएंगे। जापान ने भी इंटरवीन किया है, अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को ऑफलोड किया है स्ट्रेटेजी के तहत। हमने डे टू डे बेसिस पे किया है, रोज कुआं खोदा जब रोज आग लगी। ये मैं बात कह रहा हूं। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है पेट्रोलियम की, आप भी बार बार करते हैं, बीजेपी भी बार बार करती है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि 2011 से 2014 के बीच में जब यूपीए की सरकार थी, हमारा पेट्रोलियम बिल जो आयात का बिल था 153 बिलियन से 156 बिलियन के बीच में था। इनके यहां तो अभी तक पहुंचा ही नहीं इतना। पिछले साल 2 साल पहले 70 बिलियन था, पिछले साल 145 हुआ, और इस साल भी 150-60 ही क्रॉस करेगा। तो जो बिल 11, 12, 13 में था, उस बिल की वजह से अगर वो कहते हैं कि आज दिक्कत आ रही है, तो उनको समझना चाहिए कि तब आर्थिक नीतियों कैसे किया गया। और सबसे बड़ी बात, अगर रोजगार नहीं होगा तो आप इकोनॉमी को पटरी पर लाएंगे कैसे?
नहीं, ये सवाल तो जुड़े आप लोगों हुए के हैं हाथ में प्रोफेसर पैसा नहीं अरुण देंगे। कुमार। मुझे ये बताइए, ये एक विशियस सर्कल बन गया है, घल्लू घारा, जो मैं उसको देसी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कि रुपया, अब आप कहते रहिए जी डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया कमजोर नहीं हुआ, रुपया कमजोर हो रहा है, तो उससे जो सामान हम मंगाते हैं बाहर से, फिनिश्ड और कच्चा माल भी, वो महंगा हो जाएगा, तो जो हम खरीदेंगे वो महंगाई की मार और झेलनी पड़ेगी। और अगर डॉलर यहां से निकलता रहेगा और निवेश आएगा नहीं, तो विकास दर धीमी होगी। ब्रेक लगते दिख रहे हैं, वो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। तो विश्व में ये संकट है, पर हम अपने संकट के बारे में दिलचस्पी है हमारी, हम करें तो क्या करें? डिनायल इज नॉट द सॉल्यूशन। जी हाँ, आपकी बात सही है। और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी कमजोरियां कई हैं। एक तो आपने गिनाया कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में समस्या है, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है, और जो देश से कैपिटल है वो बाहर जा रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बाहर बढ़ा दिए गए हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम एक है। दूसरा आपने गिनाया कि इन्फ्लेशन तेज है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो बढ़ ही रहा है, लेकिन 18 महीने से होलसेल प्राइस इंडेक्स 10% की रफ्तार से ज्यादा बढ़ रहा है। तीसरी बात यह है कि हमारा जो ग्रोथ भी हो रहा है वो बहुत कमजोर है, क्योंकि 2019 की लेवल पे अभी हम 4% ही आगे बढ़े हैं। क्योंकि हमारा बीच में जीडीपी गिर गया था, इसलिए रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा दिखता है, लेकिन अगर प्री पैंडेमिक से कंपेयर करें तो अभी सिर्फ 4% ज्यादा है। और वो भी तब जबकि हमारा जो असंगठित क्षेत्र है उसके आंकड़े इसमें आते ही नहीं है। अगर असंगठित क्षेत्र के आंकड़े हम इसमें जोड़ लें तो हमारा जो अभी भी जो जीडीपी है वो 2019 की लेवल से कम ही है। तीसरी बात यह है कि हम जो नीतियां अपना रहे हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहे हैं, कि कोशिश कर रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी से हम अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल करें, लेकिन उससे तो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ और कम हो जाएगा। जैसे दुनिया की लेवल पे सब रिसेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें तो फिस्कल पॉलिसी पे कंट्रोल लाना चाहिए था। हमारा इन्फ्लेशन इसलिए तेज है क्योंकि हमने पेट्रोल डीजल पे टैक्स बहुत लगा दिया, वैट लगा दिया, एक्साइज ड्यूटी लगा दी। अगर वो हम पिछले साल नवंबर में ही काट देते तो इतना इन्फ्लेशन तेज नहीं होता। वो इन्फ्लेशन जो है वो जनरलाइज हो गया है, वो बाकी चीजों में भी और इन्फ्लेशन हो गया है। अब जैसे रुपया गिर रहा है, जैसे आपने कहा, तो उससे अब जो इन्फ्लेशन और भी ज्यादा तेज हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि हमें फिस्कल पॉलिसी की तरफ ध्यान देना चाहिए था। हमें जो माइक्रो सेक्टर है जो बहुत बुरी तरह से पिट गया है, जहां पे कि बहुत सारे यूनिट्स बंद हो गए हैं। मैंने सुना जैसे तिरपुर में 40% जो यूनिट्स हैं वो बंद हो गए हैं। इसी तरह बाकी जगह से भी खबर आ रही है। तो वहां पे बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। तो हमारा संगठित क्षेत्र तो ठीक कर रहा है, लेकिन असंगठित क्षेत्र बहुत बुरी तरह पिट रहा है। असंगठित क्षेत्र लगभग 94% है हमारा अर्थव्यवस्था का। नहीं, मतलब वो उनके रोजगार 94% है। हाँ। उसका प्रोडक्शन 31% है। हाँ। तो वहां पे जब नहीं, मैं गिरावट रोजगार की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने जी हाँ, रोजगार जी का हाँ। कहा 90 प्लस तो- 4%, अगर हम मान ले कुल मिलाकर लगभग 94% हमारी हाँ। वर्कफोर्स वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। जी हाँ, तो इसलिए मेरा मानना है कि हम अपने को बाहर के देशों से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे इतना बड़ा असंगठित क्षेत्र नहीं होता है। और असंगठित क्षेत्र का मतलब है कि वो अपनी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते जब वो दाम बढ़ते हैं। नहीं, वहां जॉबलेसनेस की दिक्कत नहीं है ना, जॉबलेसनेस के आंकड़े आते हैं वहां, तो हर दूसरे तीसरे दिन आंकड़े अवेलेबल होते हैं। हमारे तो यहाँ आंकड़े ही नहीं मिलते बेरोजगारी के। लेकिन एक जो बड़ी जो कंपैरिजन जो किया जा रहा है कि हम बेहतर हैं बाकी देशों से, मेरा मानना है कि हमारे जो असंगठित क्षेत्र है उसके लिए 4% भी जो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो तो डीए नहीं लेते हैं। संगठित क्षेत्र में कुछ डीए मिल जाता है, लेकिन जो 94% है उनकी जो परचेजिंग पावर कम हो रही है, इसीलिए उनकी डिमांड कम हो रही है। और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो आरबीआई का है वो अभी 82 की लेवल पे ही है, जबकि पैंडेमिक के पहले 104 की लेवल पे था। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जब तक रिकवर नहीं करेगा तो डिमांड कम रहेगी, डिमांड कम रहेगी तो कैपेसिटी नहीं, यूटिलाइजेशन पर यहाँ कम तो रहेगा। उल्टी गंगा बह रही है ना प्रोफेसर अरुण कुमार, कि आप महंगाई को काबू करने के लिए आप डिमांड कम करने की कोशिश कर रहे हैं। डिमांड के चलते थोड़ा है, मेरी जेब में पैसे कहाँ हैं? अब त्योहारों में तो मजबूरी में मैं कुछ खरीदने जा रहा हूं, मैं कोई मांग के चलते आग थोड़ा लगी है दामों में, वो लगी है सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स के चलते। और आपने ब्याज दरें भी बढ़ा दी, मेरे ऊपर और भार कर दिया। ये तो उल्टी गंगा बह रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। हमको फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करना चाहिए था, एक्साइज ड्यूटी और वैट को कम करना चाहिए था, खासकर जो क्रिटिकल जो बेसिक आइटम्स हैं। फिर जो माइक्रो सेक्टर है उसको मदद देके वहां पे रिवाइवल करना चाहिए था। उनके हाथ में परचेजिंग पावर आती तो फिर जो डिमांड इतनी कम नहीं होती।
तो मेरा मानना है कि जो फिस्कल पॉलिसी की जगह हम मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ना तो यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा, ना चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी रुकेगी, ना ही बाहर से जो सप्लाई बॉटलनेक्स हैं उसमें कोई अंतर आएगा। तो हमने जो करना चाहिए था वो हम नहीं कर रहे हैं। हालांकि आरबीआई ने जो इंटरवीन किया है मार्केट में अपना डॉलर रिलीज करके, उससे रुपया धीरे धीरे गिरा है, नहीं तो बहुत ज्यादा तेजी से गिर जाता। तो मैं उसमें मानता हूं कि आरबीआई ने सही किया है कि धीरे धीरे डॉलर रिलीज करके। पर आरबीआई भी मतलब अब एक तरह से हाथ खड़े करता दिखाई दे रहा है ना कि बस इतना तो कर लिया, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। प्रोफेसर अरुण कुमार, कुछ ऐसे संकेत देता दिखा आरबीआई? जी हाँ, अब लग रहा है क्योंकि डॉलर काफी तेजी से जो निकल रहा है उनके रिजर्व से, तो उनको खतरा ये लग रहा है कि अगर इसी तेजी से निकलता रहेगा तो फिर एक संकट की स्थिति आ जाएगी। और इसमें हो क्या रहा है कि स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा हो गया है। एक्सपोर्टर्स अपना प्रोसीड वापस ला नहीं रहे जल्दी, क्योंकि उनको लगता है कि बाद में रुपया ज्यादा मिलेगा। इंपोर्टर्स जल्दी जल्दी इंपोर्ट कर रहे हैं, और जो एनआरआई डिपॉजिट्स वगैरह है वो तेजी से बाहर जा रहे हैं। वो तो स्पेकुलेशन तो चलती ही है, पंटर्स होते हैं, स्टॉक मार्केट भी बम बम चल रहा है, थोड़ा सा गोता खाया, पूरी अर्थव्यवस्था में संकट के संकेत मिल रहे हैं शरद कोहली, तो बाजार की तो खैर बात नहीं करते। पर क्या ये महंगाई की मार और रोजगार की दरकार ये बरकरार रहेंगी? बिल्कुल संदीप, इसका कोई बहुत जल्दी मुझे निस्तारण होता नहीं दिख रहा। जो वैश्विक परिस्थिति बनी हुई है, भारत की जो परिस्थिति बनी हुई है, इसको देख के आपके प्रश्न का मैं सीधा सीधा जवाब दूं तो इसका कोई इमीडिएट मुझे सोल्यूशन, बल्कि हालात यहां से और अभी बदतर हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से रुपया गिर रहा है। देखिए, रुपया अभी जो हाल में आपने देखा, जब मुझे याद है हमने कुछ दिन पहले शो किया था जब 80 के पास आया था, अब आज 83 छुआ और बड़ी स्पीड से छुआ। और उस दिन छुआ, ये बहुत जरूरी बात मैं बताना चाहूंगा, जिस दिन एफपीआईज और एफआईआईज की सेलिंग, हम उनको कहते हैं कि उनकी वजह से गिरा, पर उनकी सेलिंग 450-500 करोड़ थी मुश्किल से, कहां एक जमाने में 1 बिलियन डॉलर थी। तो ये क्या संकेत कर रहा है कि डेट मार्केट से पैसा निकल रहा है और इंपोर्ट का बहुत जबरदस्त इस समय प्रेशर है। और 61 बिलियन डॉलर के मुकाबले 35 बिलियन डॉलर हमारा एक्सपोर्ट है। इसका मतलब 25 से 30 बिलियन डॉलर प्रति माह के बीच में। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बल्कि 2 लाख करोड़ बन जाती है। आज के रुपए पे कैलकुलेट करें तो जो डेफिसिट है 2 लाख करोड़ हो जाता है। अब मैं इसके संदीप, आपकी इजाजत हो तो इसके हल पर आऊं। हल जरूरी है। मैंने 6 सूत्रीय इसका हल निकाला था 6 पॉइंट्स में, कि किस प्रकार रिजर्व बैंक और भारत सरकार मिलके इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो अंतरराष्ट्रीय प्रेशर रहेगा वो रहेगा। पहला, आपको रुपये की एक्सेप्टेबिलिटी के लिए दुनिया भर में इस समय एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं और हमारे वित्त मंत्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको जाके रुपये की एक्सेप्टेबिलिटी के लिए बहुत सीरियस और स्पेशल ट्रिप मारने चाहिए, जिससे हमारा रुपया वॉस्ट्रो अकाउंट खुलवाने हैं, नॉस्ट्रो अकाउंट खुलवाने हैं, आप खुलवाइए, उसके लिए करा जाने चाहिए। दूसरा, लग्जरी इंपोर्ट्स संदीप इस समय बैन हो जाने चाहिए, क्योंकि बहुत तेजी से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, करेंसी स्वैप्स की वजह से नीचे आ रहा है, जिसका अभी हम थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे। तीसरा, एक्सपोर्ट, जिस प्रकार कंपनी अपने सेल्समैन भेजती है, आपने देखा होगा दवाइयों की कंपनी, कंज्यूमर कंपनी अपने सेल्समैन भेजती है सेल्स बढ़ाने के लिए, इसी प्रकार भारत को अपने एक्सपोर्ट्स, क्योंकि रिसेशन आ रहा है पश्चिमी देशों में, एक्सपोर्ट्स लगातार स्टेबलाइज होकर अब नीचे आने शुरू हो जाएंगे। मुझे लग रहा है एक्सपोर्ट की मार्केट के लिए हमें लिटरली सेल्समैनशिप इस समय शुरू कर देनी चाहिए। एक्सपोर्ट तो तब करेंगे जो हमने ताल ठोकी थी, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल्ड इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अभी गुरदीप सप्पल जिक्र कर रहे थे, वो 17%, 16-17% थी जी, 25% उसको ले जाएंगे। 10 साल के अंदर 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेंगे प्रति वर्ष। वो कहां हुआ? वो कहां गई सारी स्कीम्स? देखिए, वो स्कीम्स तो देखिए, आप ही की बात मैं उठा रहा हूं। आपने कहा था ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये सब लॉन्ग टर्म स्कीम्स हैं। जिन प्रोडक्ट्स में आज हमारा इतनी लॉन्ग टर्म है कि भूल जाते हैं हम। वो 2015-16 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या रोड मैप था, अब हम भूल चुके हैं, कोई चर्चा भी नहीं करता। कुछ कामयाब रही, कुछ पार्टली कामयाब रही और कुछ ना कामयाब रही, इसमें हमें स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, जिन प्रोडक्ट्स में आज हमारा वर्चस्व है, उसके लिए हमें सेल्समैनशिप करके किसी भी हालत में एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए। और चौथा, एनआरआई के पास बहुत पैसा है संदीप,
बाहर जो डायस्पोरा उसके पास बेहिसाब पैसा है, अगर वो अपने यहाँ डिपॉजिट्स लाने शुरू कर दें, उनके लिए ब्याज दर अट्रैक्टिव बना दी जाए, आपका फॉरेन एक्सचेंज एकदम, रुपया भी स्टेबलाइज हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी आपके इमीडिएटली आके वहीं पर ठहर जाएंगे। ये 6 सूत्रीय कार्यक्रम मेरे हिसाब से अगर 6 के 6 लगा दिए जाए इस समय, मुझे लग रहा है कि आप रुपए को रोक पाएंगे। वरना जो रुपए की नेचुरल चाल है, अगर आरबीआई रोज 2 से 3 से 4 बिलियन डॉलर ना खर्च कर रहा हो, आपको ये रुपया 100 रुपए, $1 का 100 रुपए पार करता हुआ भी दिख सकता है। ये भी अंदेशा है, क्योंकि जिस रफ्तार से नहीं, आपने एनआरआई की बात की, उनके लिए अट्रैक्टिव बनाया जाए। देखिए, वो भारत माता की जय के नारे बहुत लगाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं विदेश में कहीं भी तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, रिपोर्टिंग भी आसान होती है। 20 लोगों को इकट्ठा कर लो, उनमें से निवेश कितना करते हैं? निवेश एक बड़ी समस्या होगी क्या देश की विकास दर बरकरार और उसमें रफ्तार लाने के लिए? क्योंकि डॉलर अगर यहाँ से फ्लाइट हो रही है तो इसका मतलब यह है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी भारत में पैसा लगाने को तैयार नहीं है, और हमारे कारोबारी तो खुद लगा ही नहीं रहे। दे आर सिटिंग ऑन अ पाइल ऑफ मनी। तभी उन्हें अनुमान बनने की गुहार भी लगाती है वित्त मंत्री। उनकी देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स की टेंडेंसी होती है वो रिस्क की एसेट से रिस्क फ्री में लगाते हैं अगर उनके देशों में ब्याज बढ़ता है, पहली बात। दूसरी बात, एनआरआई डिपॉजिट्स में सबसे आसान तरीका है, आप अगर 100 बेसिस पॉइंट भी एनआरआई डिपॉजिट्स में बढ़ा देते हैं संदीप, आप देखेंगे ऑल ऑफ अ सडन बिलियंस ऑफ डॉलर का फर्क एक महीने में पड़ जाएगा। मैं समझता हूं आम आदमी को तो राहत देते नहीं है बैंक। मुझे यह समझाइए, आप तो अर्थशास्त्री हैं, बैंकिंग सिस्टम को जानते हैं, ब्याज दरें तो बढ़ गई, तो लोन की ब्याज दरें सब, मैं कार, होम लोन, एजुकेशन लोन, कोई भी लोन के लिए ज्यादा ब्याज दर दूंगा, लगभग 2% ज्यादा दे रहा हूं। पर ये एसबीआई ने 2 दिन पहले बचत खाते में ब्याज दर 2.75% वाली 2.7 कर दी। अरे बचत पे भी तो दे दो मुझे मालूम था कि आप एसबीआई ने वाकई बहुत हैरत अंगेज कदम है कि ऐसे टाइम में, मैं ऐसे भी बैंक को जाता हूं, स्मॉल फाइनेंस बैंक है संदीप, जो कि सेविंग्स बैंक पे इस समय, आप आइए मैं कल अकाउंट खुलवाता हूं, 7% सेविंग्स अकाउंट पे दे रहा है। ये सरकारी बैंक है, सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। मखौल बना रहे हैं क्या? देश की जनता के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं आप? बचत खाते में ब्याज दर घटा देंगे? बिल्कुल, स्टेट बैंक का ये बहुत ही गलत कदम है। ऐसे समय में जब ब्याज बढ़ रहे हैं, आप उल्टा घटा रहे हैं। मैं समझता हूं बैंकों को लोन से मैच करते हुए डिपॉजिट्स रेट रखने चाहिए। ये आपको इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करता है। कम से कम जितनी इन्फ्लेशन है उतना ब्याज की दर रखनी। अरे भाई, अगर मुझसे लोन पर ब्याज ज्यादा ले रहे हो, मेरे बचत खाते में तो ब्याज दो ना, उसे बढ़ाकर दो ना। प्रोफेसर अरुण कुमार इंटरवीन करना चाह रहे हैं, एक सेकंड। प्रोफेसर अरुण कुमार, बैंकों की मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप एनआरआई को ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करेंगे तो कितना ज्यादा करेंगे, क्योंकि अगर रुपया 10% डेप्रिशिएट कर रहा है और वो डॉलर में कर रहा है तो आपको 10 + 5 15% आपको जो है इंटरेस्ट रेट उनको ऑफर करना पड़ेगा। महज 1-2% बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो तो कोई बहुत ज्यादा अभी नहीं होगा, क्योंकि जब आपका रिस्क बढ़ गया है रुपए में इन्वेस्ट करने में तो वो नहीं होने वाला है। ये मैं छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं। ठीक है राजीव रंजन, हाँ 15 सेकंड में प्लीज। शरद, देखिए 0.5% यानी 50 बेसिस पॉइंट भी डिपॉजिट रेट बढ़ने पे एनआरआई यहां पर हर भर के डॉलर भेजेंगे। प्रोफेसर, अरे आम आदमी के लिए तो बढ़ा दो ब्याज दरें। सबसे बड़ा देश का सरकारी बैंक ब्याज दर बचत खाते में घटा देता है और इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। दिस इज बियॉन्ड मी, दिस इज कंप्लीटली बियॉन्ड मी, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। राजीव रंजन, पर यहां पर दरअसल क्या जो समस्या है उसको कमतर आंका जा रहा है क्या? ब्रिंकमैनशिप से अर्थव्यवस्था सुधरती है क्या? पहले हमें मानना होगा कि कुछ समस्याएं हैं और फिर हम हल निकालेंगे। मैं ये मानने को तैयार हूं और मानता हूं कि हम दुनिया के बाकी देशों से बेहतर हैं, पर हम दूसरों से तुलना में थोड़ा फंसे हुए हैं। हमें अपने आप को और बेहतर करना है। देखिए संदीप जी, अभी तो मैं अर्थशास्त्रियों को सुन रहा था और काफी बेबाकी के साथ उन्होंने तस्वीर बयान कर दी है। अब एक बात बिल्कुल साफ है, अगर स्टेट्समैनशिप है फाइनेंस मिनिस्टर के पास तो उन्हें इस्तीफा कर देना चाहिए। देखिए, ये पूरी तरह से नियंत्रण के बाहर ये पूरी परिस्थिति चली गई है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, 63 रुपए का डॉलर आज 2022 में 83 रुपए का हो गया
और ये सच है कि ये 100 रुपए तक भी जा सकता है। जिस तरीके से बेलगाम हो रहा है सब कुछ, उसमें ये बहुत अप्रत्याशित नहीं होगा। दूसरी तरफ विदेशी मुद्रा भंडार, करेंट अकाउंट डेफिसिट और जो कई शोज आपने किए हैं, जिस देश में 84% लोगों परिवारों की आमदनी घट गई हो, नई नौकरियां आ नहीं रही हो, जहां 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हो, जहां 23 करोड़ लोगों की आमदनी 375 रुपए से कम हो, अब मुझे नहीं लगता है कि उन्हें परचेज पावर पैरिटी आप बताते रहेंगे लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ये वैश्विक मुद्रास्फीति के नाम पर भारत के लोगों की कठिनाइयां क्यों बढ़ाना चाहते हैं? आपके ग्रोथ रेट को लेकर के दुनिया के तमाम बड़े इंस्टीट्यूशंस ने आपके पूर्वानुमान को कम करने का काम किया है, तो भविष्य भी क्या है ये देश के सामने है। नहीं और देखिए ऐसे राजीव असामान्य परिस्थितियों में जब कई बार आम आदमी ये इतने सारे करंट अकाउंट डेफिसिट, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं आता उनको समझ में। उनको समझ में ये आता है कि महीनों बीत गए हैं और महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। खाने पीने की चीजें मतलब 22 महीने के रिकॉर्ड स्तर पर हैं, तेल के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे, ऊपर से रुपया कम हो गया, कोई चीज खरीदने जाएंगे, जितना भी इंपोर्ट बेस्ड प्रोडक्शन जो यहां पर हो रही है उसके दाम भी बढ़ेंगे। तो आम आदमी तो निजात चाह रहा है, उसे निजात मिलेगी। आप देखिए उन छात्रों की स्थिति की कल्पना कीजिए जो आज हिंदुस्तान के बाहर पढ़ने जा रहे हैं, उनके लिए कितनी मुश्किलें बढ़ी है, जो बैंकों से एजुकेशन लोन के जरिए या अपने माता पिता की गाड़ी कमाई और उसके कारण कई बार जमीन जायदाद बेच करके भी लोग उच्च शिक्षा के लिए हिंदुस्तान के बाहर जा रहे हैं। आज जिस तरीके से ये मुद्रा का जो असंतुलन है और जिस तरह से रुपए का बार बार घुटना टेकना जिस कदर शर्मनाक है, अब इसको लेकर बार बार वैश्विक परिदृश्य की चर्चा करने के बजाय ये जरूर करना होगा कि कुछ न कुछ ऐसा कीजिए जिससे ये बेलगाम जैसे क्या कदम उठा सकती है आपके निगाह में? अभी 6 हल बताए शरद कोहली ने, आपके हिसाब से तत्काल क्या करना चाहिए सरकार को कि आम आदमी को राहत मिले? देखिए पहला काम तो ये करना चाहिए कि इस देश को एक विशेषज्ञ वित्त मंत्री मिले। अगर कोई विशेषज्ञ वित्त मंत्री मिले जो शरद कोहली जी और प्रोफेसर अरुण कुमार जी की भावनाओं से अवगत हो, देश के ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो उनको बेहतर राय दे सकते हैं, जब वो आरबीआई के साथ कई बार सेम पेज पर नहीं दिखती हैं और हास्यास्पद तर्कों के साथ वो समस्या को नकारने की कोशिश करती हैं, तो इसका समाधान नहीं होगा। ये इसका इलाज बहुत साफ है कि इस देश को एक ऐसा वित्त मंत्री चाहिए जिसके पास मौलिक सूझबूझ हो, जो दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है उसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों का विश्वास जीता जा सके। और वैसी स्थिति में निर्मला सीतारमण का पूरा कार्यकाल बेहद निराशाजनक है। प्रियंका कक्कड़, आज मैं समस्या नहीं हल की ओर आपको ले जाना चाहूंगा सीधे। हल क्या है? आम आदमी परेशान है और इस परेशानी में भी जो ये बात कही जाती है, नहीं जी रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हो गया। अभी बाहर जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, उनका जिक्र कर रहे थे राजीव रंजन। एक बड़ा तबका ये भी है, अरे बच्चों को बाहर क्यों भेजते हो पढ़ने के लिए? जैसे निर्मला सीतारमण ने कह दिया प्याज महंगे हुए, लहसुन महंगा हुआ, कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाती। वो डिनायल मोड भी आ जाता है कहीं ना कहीं। समस्या हम जानते हैं, हल आप क्या देना चाहेंगी आज? राजीव जी, ज्यादा इकोनॉमिक्स की समझ तो नहीं है मुझे, बट इतना जरूर समझती हूँ कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है, ये अच्छा साइन नहीं है। इट डेफिनेटली रिफ्लेक्ट्स डिक्लाइन इन मैन्युफैक्चरिंग। और अभी मैं सबको सुन रही थी, मैं राजीव रंजन जी की बात से अग्री करती हूँ कि वी नीड अ मोर कॉम्पिटेंट फाइनेंस मिनिस्टर, बट फिर जयंत सिन्हा जी का क्या करेंगे? उनको भी महंगाई नहीं दिखती। भाजपा में तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां पे उनको महंगाई दिख ही नहीं रही, दिस डिस्पाइट द फैक्ट कि दी इकोनॉमिक एडवाइजर टू दी पीएम, इसी साल की बात है, मार्च की शायद, जब उन्होंने लिखा कि इंडिया में आज अगर आप 25,000 रुपया कमाते हैं तो आप इंडिया के टॉप 10% में। बिल्कुल है, ये सरकार का आंकड़ा है।
जी, ये सरकार का आंकड़ा है। तो अगर हम इंडिया के टॉप 10% में हैं 25,000 कमाने के बाद ये हालत हो गई है देश की, तो सोल्यूशन क्या है? नहीं, इसमें मैं कुछ और आंकड़े जोड़ दूं, और इनका जिक्र दत्तात्रेय होसबोले जो सर कार्यवाह हैं आरएसएस के, उन्होंने भी जिक्र किया कि 1% आबादी इस देश की 22% कमाई उसके पास जाती है जी, 10% जो हैं उनके पास जाती है 57% कमाई, और जो 50% जो बॉटम हाफ है इस देश का, उनके खाते में आती है 13% कमाई। जी, तो इनइक्वालिटी इज सो ह्यूज। कमिंग बैक टू दिस, आपने एसबीआई का मेंशन किया कि वहां पर सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट कम हो गया। कुछ दिन पहले ही जुलाई में 1.25 लाख एसबीआई ने राइट ऑफ कर दिया और लोगों का नाम भी डिक्लेयर नहीं किया कि किसका राइट ऑफ किया। 1.25 लाख करोड़, अब वो कहां से भरपाई करेंगे? उसकी भरपाई आम जनता करेगी, उनके ब्याज दरें कम हो जाएंगी, ऐसे होगी भरपाई। दूसरा, मैं तुहीन जी को सुन रही थी, उन्होंने कोविड का मेंशन किया, अच्छा मेंशन किया कि, पर उन्होंने एक चीज ये नहीं बताई कि कोविड में हमने देखा कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री नेगेटिव में गई थी, आपको याद होगा, अप्रैल 2020 में। तो उस टाइम इंडिया में क्या हुआ? उस टाइम अपने इंडिया में 40 रुपए तेल बढ़ा दिया था, ये हुआ इंडिया में। तो आपने तो कभी भी बेनिफिट नहीं दिया, चाहे वो कोविड के टाइम हो, चाहे कोविड से पहले हो या आज हो। आज आप, ठीक है, ये तो समस्याएं हैं, पर गुरदीप सप्पल 30 सेकंड में आप कुछ इंटरवीन भी करना चाह रहे थे, और हल क्या है? देखिए, समस्याएं तो हैं, अब वो कंपैरेटिव एनालिसिस करते रहे बाकी देशों में कितनी है, हमारी कितनी, हमारे सामने समस्याएं हैं, उसका हल आपकी निगाह में क्या है? और इंटरवेंशन जो थी मैं उसको हल भी से शुरू करूंगा। हाँ। अभी हल के रूप में कहा गया कि एक विशेषज्ञ एफएम आना चाहिए। सवाल ये है कि सरकार के अंदर कोई अर्थशास्त्री टिक ही नहीं पाया, क्योंकि सरकार तो मानती है हार्वर्ड की जरूरत नहीं है, हार्ड वर्क से काम चलता है। समस्या क्या है संदीप जी, कि पिछले 8 साल से हम देख रहे हैं कि अर्थशास्त्र को फॉलो नहीं हो रहा है, बही खाते की सरकार चल रही है। पूरी कोशिश है कैसे टैक्स बढ़ जाए, टैक्स टेररिज्म से बढ़ जाए, इन्फ्लेशन से चाहे टैक्स आए, चाहे बढ़े हुए आयात से टैक्स आए, लेकिन टैक्स बढ़ जाए। एक तरफ ये प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ प्रॉब्लम है कि पूरा जोर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के ऊपर है। हल क्या है? आप प्लीज, पैसा दे 15 दीजिए। सेकंड्स। हल ये है, लोगों के हाथ में आप पैसा दीजिए। सबसे पहली बात, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा। आपका कंजम्पशन लो है, आपके लोगों के पास पैसा नहीं है, कंजम्पशन लो है, प्रोडक्शन लो है। आप उस साइकिल को दोबारा से 2 साल से अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि लोगों के हाथ में पैसा दीजिए। सच क्या है? सच ये है कि आज देश में 31,85,000 करोड़ रुपया सर्कुलेशन में है, लेकिन तिजोरी में बंद है। जिस दिन तो लोगों के हाथ में पैसा जब तक नहीं आएगा, ये महंगाई की मार भी झेलेंगे और अर्थव्यवस्था को पुश भी नहीं दे पाएंगे। तो है लास्ट कमेंट, 20 सेकंड्स प्लीज। सवाल उठाए थे मैन्युफैक्चरिंग क्षमता जो भारत की है। देखिए, 5 सेक्टर में आपको अभी गिना सकता हूं जिसमें कि एक बहुत ही विजिबल डिफरेंस पिछले कुछ सालों में दिखा है। आज इंडिया मोबाइल फोन्स, खिलौने, डिफेंस सेक्टर, जहां आज से 3 साल पहले राहुल गांधी जो है एचएएल को बदनाम करते थे, एचएएल आज जो है सबसे बड़ी डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में उभरी है। तो मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया जो है वो प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और वो विजिबल भी है। इनफैक्ट आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे कि सेमीकंडक्टर का जब हब बनेगा तो इंडिया की जो एक बहुत बड़ी जो बहुत बड़ा इंपोर्ट होता है वो कम होगा। क्रूड ऑयल जो है, मैं 2030 तक आपको मैंने एक लक्ष्य बताया है कि जब 30% इलेक्ट्रिकल व्हीकल रहेगी, तो ये सब वर्क इन प्रोग्रेस है। फिलहाल जो है अभी पर वर्क इन प्रोग्रेस में स्पीड ब्रेकर्स भी बहुत आए हुए हैं, बहुत जगह डाइवर्जन्स भी आती दिख रही हैं, और इन्हें हमें इंटरनलाइज भी करना होगा, इन्हें एक्सेप्ट करना होगा। डिनायल मोड से काम नहीं चलने वाला है। कंपैरेटिव एनालिसिस सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, अरे उसका ज्यादा बुरा हाल हो गया। आपका बुरा हाल है कि नहीं है? आप परेशानी में हैं कि नहीं है? सेहत पर असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? जब तक हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, शतुरमुर्ग बने रहेंगे, तो क्या महंगाई की मार, विकास दर की रफ्तार और बेरोजगारी यानी कि रोजगार की दरकार, क्या ये समस्याएं मुंह बाए खड़ी रहेंगी? इसके बारे में सरकार को सोचना होगा गंभीरता से। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि हर्बल बाथ सोप, त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वकॉन, भरोसा 35 सालों का। सर्वकॉन, सिम्को ऑक्सीवेदा बॉडी लोशन, द वैदिक ब्यूटी। एचबीएम गोल्ड, घर का एक्सपर्ट।
जब भी लोन की जरूरत हो तो पैसाबाजार.com पे जाओ। सभी बैंक्स में